गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण के भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव हुए हैं, विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे उत्तर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी नीति होती है, कोई भी नीति, चाहे वो वैश्वीकरण है चाहे वो उदारीकरण है, तो जो भी नीति होती है जब उनको अप्लाई किया जाता है तो कुछ ना कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं और कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। तो पहले मैं बात करूँगी कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या क्या हैं। तो वो है सबसे पहला, उत्पादकता सुधार से जीवन स्तर में सुधार। नंबर 2, प्रतियोगिता से कार्यकुशलता में वृद्धि। प्रतियोगिता से कार्यकुशलता में वृद्धि का अर्थ है कि मतलब जब वैश्वीकरण हो गया तो वर्ल्ड पूरा एक मार्केट है, तो हमारी प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ गई है। हमारा जो उत्पादन है वो विश्व स्तर के उत्पादन के साथ compete कर रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे कार्यकुशलता भी में भी वृद्धि होगी। तो इससे कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है। और नंबर 3, कम कीमत पर अच्छी सेवा तथा वस्तु उपलब्ध। तो कीमतें जो हैं वो घट गई हैं, क्योंकि उत्पादन बढ़ रहा है तो कीमत घटेंगी, और कम कीमत पर जो है वो अच्छी सेवा और वस्तुएं जो हैं वो उपलब्ध हैं। नंबर 4, निर्यात वृद्धि से विश्व व्यापार में भारत का योगदान बढ़ा। नंबर 5, रोजगार के नए अवसरों का निर्माण। और नंबर 6 है स्वदेशी प्रौद्योगिकी में सुधार। तो अब हम बात करेंगे इसके नकारात्मक प्रभावों की। तो वैश्वीकरण के भारत की अर्थव्यवस्था पर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हुए हैं। तो वो है नंबर 1, टेक्नोलॉजी से बेरोजगारी बढ़ी, क्योंकि नई नई तकनीक, नई नई मशीनरी जो है उनके आने से क्या हुआ है कि बेरोजगारी बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि भारत में अधिक क्या है, जो है लेबर जो है वो कुशल नहीं है, अनस्किल्ड लेबर ज़्यादा है भारत में, है ना। तो इसलिए जो है टेक्नोलॉजी से क्या है, बेरोजगारी बढ़ी। ये पहला नकारात्मक प्रभाव है। नंबर 2, प्रतियोगिता के कारण छोटे उद्यमी बाहर। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पॉजिटिव प्रभावों में ये बताया कि हमारी प्रतिस्पर्धा जो है वो विश्व स्तर की हो गई है। तो इसके कारण क्या हुआ है कि जो भारत के कुटीर उद्योग या छोटे लघु उद्योग थे, उनको इससे काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि वो इस प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गए हैं। उनके पास ना तो हाई टेक्नोलॉजी है, ना उतनी पूंजी है ना, और ना उतने स्किल्ड वो मतलब उनके पास लेबर है। तो इसकी वजह से क्या है कि वो जो है वो इस प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं और उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ है। और 3 है गरीब लोगों की संख्या में वृद्धि, या हम कह सकते हैं कि गरीबी में वृद्धि। तो इससे क्या हुआ है, बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी भी बढ़ेगी, है ना। और नंबर 4 है कम कुशल श्रमिकों पर बुरा प्रभाव। हाँ, तो जैसा पॉइंट नंबर 1 था कि टेक्नोलॉजी से बेरोजगारी बढ़ी, तो ये कब होता है ऐसा तब होता है जबकि हमारा जो लेबर है, हमारा जो श्रमिक हैं वो क्या है, वो कुशल श्रमिक नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है, यानी कि उनको उस टेक्नोलॉजी का या मशीनरीज का ज्ञान नहीं है। तो उन जिन जो भी अनस्किल्ड लेबर थे, यानी कि जो कम कुशल श्रमिक थे, उन पर भी वैश्वीकरण का जो है वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के समर्थन में क्या तर्क देंगे। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों को ये बता दूं कि सुरक्षा परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का एक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और भारत इसका अभी स्थायी सदस्य नहीं है। तो इसमें पूछा ये गया है कि स्थायी सदस्यता के समर्थन के लिए आप क्या क्या तर्क देंगे। तो आपको तर्क देने हैं कि भारत के क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं, या भारत
के ऐसे कौन कौन से पक्ष हैं जिसके आधार पे कि भारत को जो है उसकी स्थायी सदस्यता जो है वो मिलनी चाहिए। तो उत्तर है नंबर 1, विश्व आबादी में दूसरा स्थान। तो भारत जो है विश्व का मतलब पॉपुलेशन वाइज जो है विश्व का दूसरा बड़ा देश है, दूसरा बड़ा आबादी वाला देश है। तो ये जो है ये तर्क भारत के बिल्कुल फेवर में है ना। सेकंड है सबसे बड़ा लोकतंत्र। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। तो ये जो ये तर्क है ये भी पूरा पूरा भारत के समर्थन में है। थर्ड, उभरती आर्थिक शक्ति। तो आज़ादी के इतने वर्षों बाद आज भारत जो है एक विश्व की बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भी उभरता हुआ देश है। नंबर 4, यूएनओ के अभियानों में योगदान। तो यूएनओ के जितने भी आज तक अलग अलग कल्याणकारी और बहुत सारे अभियान, शांति अभियान, जितने भी अभियान हैं इनमें भारत ने अपना पूरा पूरा योगदान जो है देता रहा है। तो ये भी भारत के सपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। नेक्स्ट है यूएनओ का संस्थापक सदस्य। तो भारत जो है जब यूएनओ का गठन किया गया था तो भारत उसका एक संस्थापक सदस्य रहा है। तो ये भी भारत को एक महत्वपूर्ण देश बनाता है जिसको कि स्थायी सदस्यता जो है वो मिलनी चाहिए। 6 है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व। तो जब शीत युद्ध के दौर में भारत एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में विश्व में सामने आया था और भारत ने इसका गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। तो इससे क्या है भारत का जो महत्व है वो और भी बढ़ जाता है किस पे, विश्व मानचित्र पर। 7 है परमाणु शक्ति संपन्न। तो आज के समय में भारत एक परमाणु संपन्न जो है परमाणु शक्ति संपन्न जो राष्ट्र बन चुका है। और 8th पॉइंट है सहिष्णुता की संस्कृति। तो जो भारत की नीति है वो किसकी है, वो सहिष्णुता की है, समान सह अस्तित्व की है। तो ये भारत की संस्कृति में भी रहा है और भारत की विदेश नीति में भी रहा है। तो इसलिए जो है ये सभी जो तर्क हैं ये सभी तर्क जो हैं भारत को इसी समर्थन में है कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में क्या समझौते हुए। उत्तर, तो इसके उत्तर में हमें ये लिखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से समझौते हुए थे। तो सबसे पहला है पाकिस्तान आतंकवाद को पाकिस्तान में पनपने नहीं देगा। दूसरा था 2004 में श्रीनगर मुजफ्फराबाद के बीच बस सेवा की शुरुआत। नेक्स्ट है भारत पाक ने साहित्य, कला एवं संस्कृति तथा खिलाड़ियों को वीज़ा देने पर समझौता। और नेक्स्ट है आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में एक दूसरे की मदद। तो ये सभी समझौते जो थे भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान पर प्रकाश डालिए। उत्तर, सबसे पहले है संयुक्त राष्ट्र को सर्वव्यापक बनाना। नंबर 2, निशस्त्रीकरण के प्रयास। नंबर 3, उपनिवेशवाद तथा रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष में समर्थन। नंबर 4, मानवाधिकारों की रक्षा। एंड नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में योगदान। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं इन सब में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ का पूरा पूरा समर्थन किया है, चाहे वो उपनिवेशवाद के विरुद्ध हो, चाहे रंगभेद के विरुद्ध हो, या फिर निशस्त्रीकरण हो, है ना, या मानवाधिकारों की रक्षा या विश्व शांति के लिए हमेशा जो है वो भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ का हमेशा इसमें साथ दिया है, अपना पूरा पूरा योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो
बच्चों वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है भारत में भी उसका मतलब प्रभाव हो, भारत को उससे फ़ायदा हो, इसके लिए जो है भारतीय सरकार द्वारा कुछ जो है महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, कुछ स्टेप्स उठाए गए। तो वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, व्यापारिक नीति में सुधार या व्यापार नीति में सुधार। नंबर 2, औद्योगिक नीति में सुधार। नंबर 3, पूंजी बाजार में सुधार। नंबर 4, सरकारी उपक्रम बीमा में प्रतियोगिता। नंबर 5, विश्व व्यापार संगठन का प्रभाव, यानी कि अनेक वस्तुओं से सीमा शुल्क जो है वो हटाया गया। नंबर 6, सरकार द्वारा प्रदत्त रियायतों का अंत। नंबर 7, निजी बैंक खोलने की अनुमति। और नंबर 8, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को व्यापारिक गतिविधियों में छूट। तो कुल मिलाकर वैश्वीकरण की प्रक्रिया के लिए भारतीय सरकार द्वारा क्या किया गया, जो पहले से काफ़ी सारी जो नीतियां थी, जैसे व्यापार नीति, औद्योगिक नीति या सरकार मतलब बाजार का सेटअप, तो इन सभी में क्या किया गया, थोड़ा थोड़ा सुधार किया गया। कानूनों को और भी लचीला बनाया गया ताकि वैश्वीकरण का जो सकारात्मक प्रभाव है वो भारत में हो, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा हो। तो आप जैसे देख ही रहे हैं कि इसमें सीमा शुल्क हटाया जाना या निजी बैंक खोलने की परमिशन मिलना और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जो है व्यापारिक गतिविधियों में भी छूट दे दी गई। तो ये सभी जो प्रयास थे ये भारतीय सरकार द्वारा किए गए ताकि वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरा पूरा लाभ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि शिमला समझौता के विषय में बताएं। तो सबसे पहले तो शिमला समझौता कब हुआ था, किनके बीच हुआ था और ये क्या था, तो मैं इसके बारे में बताती हूँ। तो 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो उसके बाद जो है 3 जुलाई 1972 को जो है भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, भारत के तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इन दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में ये एक शांति संधि थी। शांति स्थापित करने के लिए फिर से दोनों देशों के संबंधों को सुधारने के लिए ये समझौता जो है शिमला समझौता किया गया था। और इसमें ये निर्णय लिया गया था कि दोनों देश जो हैं अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो हैं वो निर्धारित करेंगे और एक दूसरे की सीमा का उल्लंघन नहीं करेंगे और इसके साथ साथ परस्पर विरोधी प्रचार प्रसार ऐसा भी नहीं करेंगे और अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास करेंगे और दोनों देशों के मध्य जो आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक क्षेत्र हैं इसमें एक दूसरे का पूरा पूरा सहयोग करेंगे। तो कुल मिला के जो शिमला समझौता है ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में किया गया था। तो इसीलिए इसको शिमला समझौता के नाम से भी जाना जाता है और ये एक शांति संधि थी। ठीक है, शांति संधि जिसमें कि दोनों देशों के मध्य जो है वो एक फिर से शांति स्थापित करने और फिर से अपने संबंधों को सुधारने का इसमें प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं। उत्तर, इसका शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो जैसे कि आप ये इंग्लिश वर्ड है और इसका मीनिंग शॉक मीन्स कि आघात पहुंचाना और थेरेपी मीन्स कि उपचार करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। और ये शॉक थेरेपी था क्या, तो ये था कि रूस, मध्य एशिया के गणराज्य व पूर्वी यूरोप के देशों की साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बदलने की प्रक्रिया थी। क्योंकि रूस और मध्य एशिया के जो गणराज्य थे, पूर्वी यूरोप के जो देश थे, वहाँ पे क्या था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। तो साम्य जब सोवियत संघ की स्थिति जो थी वो बहुत ही खराब हो गई, तो एक ये लास्ट एक तरीका अपनाया गया कि अर्थव्यवस्था को सुधारने का। तो इसमें क्या था कि साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर मतलब उसको अर्थव्यवस्था को बदलना था।
तो ये वो प्रक्रिया थी और यह खास मॉडल विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? तो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसका जो है वैश्वीकरण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो वो क्या क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा माइक्रोचिप से संचार क्रांति। तो जो ये संचार क्रांति थी यानी कि जितने भी ये संचार के माध्यम हैं, इससे क्या है कि वैश्वीकरण को बहुत सपोर्ट मिला। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे विचारों पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि हमारे विचारों पर ही नहीं, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी दिनचर्या में भी क्या है, प्रौद्योगिकी का काफ़ी बड़ा योगदान है, काफ़ी बड़ा प्रभाव है। नेक्स्ट है परिवहन साधनों से आवाजाही सुगम हुई। तो परिवहन के जितने भी साधन हैं ये सब भी क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही ऑपरेट भी हो रहे हैं और कनेक्ट भी हो रहे हैं। तो इससे क्या है कि जो आवाजाही है देश में विदेश में वो और भी ज़्यादा क्या है, सुगम हो गई है। नेक्स्ट है राज्यों की सीमाओं को समाप्त सा कर दिया, यानी कि अब आप भारत के किसी भी कोने में जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कोई दुर्गम क्षेत्र रहा है या कोई ऐसा, मतलब हर जगह पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार है। तो वैश्वीकरण को भी काफ़ी इससे अपना प्रसार मिला या ये कह सकते हैं कि काफ़ी सपोर्ट मिला है। और लास्ट है समय, स्थान तथा दूरी प्रायः समाप्त। तो ये जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा योगदान है कि आज के समय में क्या है कि समय, स्थान और दूरी, ये वर्ड्स ये प्रायः समाप्त हो चुके हैं। कि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि समय ज़्यादा लग रहा है या स्थान का कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है। और दूरी भी, ये सब जो हैं, ये शब्द जो हैं अब इनके मायने जो हैं काफ़ी हद तक जो है वो समाप्त हो चुके हैं। तो ये सभी जो थे ये थे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या क्या योगदान रहा वैश्वीकरण में। तो आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी और इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।